हाँ जी, तो फाइनली आ गया है हमारा टैक्स के पेपर का दिन, जो कि होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट की जर्नी में। मैं आपके लिए लेके आया हूं सबसे एक्सपेक्टेड थ्योरी क्वेश्चन भी और आंसर भी। मान के चलिएगा कि जो भी 14 नंबर का क्वेश्चन, आपका 6th क्वेश्चन जो आएगा, उसमें से एक भी टॉपिक यहां से बाहर से नहीं आएगा। मतलब मैंने सीएमए के एमटीपीज भी कवर किए हैं, उसके पेपर भी कवर किए हैं, और प्लस जो चीजें सीएमए में अवेलेबल नहीं है अलग से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, वो सब इसी पीडीएफ में आपको क्वेश्चन और आंसर के साथ मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखेगा और वीडियो को लाइक करिएगा जरूर। अभी तक हमने सब चीज डाली आपके टेक्स्ट के पेपर के लिए, चाहे वो किसी भी तरीके के सुपर 40 के सॉल्यूशन हो, एमसीक्यूज हो, सब कुछ डाला हमने आपके पेपर के लिए। और इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे मैं आपको बता दूं 700 प्लस बच्चों को मैं अलग से लेक्चर्स वगैरह सब कुछ शेयर कर चुका हूं। तो हमारी फैमिली धीरे धीरे बड़ी हो रही है। ये वीडियो टाइमली पहुंच जाए आपके सभी बच्चों तक, तो उसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। किसी भी वीडियो को लाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज होता है कि आपका पेपर अच्छा चला जाए। किसी भी बच्चे से एक भी रुपए चार्ज नहीं किए जा रहे हैं ड्यूरिंग द एग्जाम, एक भी रुपए किसी से नहीं लिए गए, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जैसे आप बता दें कि अगला टॉपिक किसका होना चाहिए, उसी के हिसाब से वीडियो आती है। तो जैसे इस वीडियो के नीचे भी आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे और मुझे बताएंगे कि अगली वीडियो किस चीज के लिए लानी है, तो मैं वो भी लेके आऊंगा। मान के चलेगा इससे बाहर नहीं आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेक्स्ट के पेपर में होती है 3 घंटे की स्ट्रेटेजी कैसे बनाए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, किसी भी तरीके से पेपर में ना फंस जाए हम, उसके लिए हमें 3 घंटे की किस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनानी है। पहले जीएसटी करना है, पहले इनकम टैक्स करना है, पहले कौन से क्वेश्चन करें, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। पूरा देखिएगा और लाइक तो पहले ही कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू कर दें। अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं की और देखने आ गए तो मादर आने लगाएगी पाप। मैं देखूं कितने इसमें व्यूज आते हैं और कितने लाइक्स आते हैं इसमें। तो क्या इस वीडियो में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चुपचाप देख के निकल जाएंगे? तो ऐसा ना करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं आ जाता हूं आपके थ्योरी के सारे टॉपिक्स के लिए, फिर बताऊंगा आपको 3 घंटे की स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, तो पहले आता हूं मैं, डिस्कस एनी 7 डिफरेंसेस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट और सदियों से चला हुआ आ रहा क्वेश्चन है। शायद आपको भी इसके बारे में पता होगा। आंसर इसका बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है। मुझे लगता है 1-2 मिनट की अगर एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दूं तो आपके एग्जाम में याद रह जाएगा। तो उन्होंने कहा यहां पर जो है पेयर जो है वो सफर करता है टैक्स का बर्डन और खुद ही इंसिडेंस उसका बियर करता है। इसका मतलब यह है कि मैं अगर इनकम टैक्स पे कर रहा हूं तो मेरे ऊपर ही एप्लीकेबल होगा और मेरी ही जेब से जाएगा। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है। अगर मैं सेलर हूं तो मेरे ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, जबकि जो उसका बर्डन है मैं कंज्यूमर से ले सकता हूं। यहां पर इसका ये मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये इनकम बेस्ड टैक्स है और ये सप्लाई बेस्ड टैक्स है। सप्लाई के साथ साथ ध्यान रखना, जो पुराना वाला हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम था, पुराना वाला जो सिस्टम था हमारा इनडायरेक्ट, वो था आपका ओरिजिन बेस्ड टैक्स और ये है आपका जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो पुराने वाले में और नए वाले टैक्स रिजीम में भी क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो उसे एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट, रेट ऑफ टैक्सेस जो इनकम में है डिफरेंट होते हैं अलग अलग पर्सन के लिए, लेकिन यहां पर पर्सन वाइज नहीं है। ड्यूटीज डिफर नहीं होती, पर्सन टू पर्सन डिफर नहीं होती, गुड्स टू गुड्स डिफर हो सकती हैं। नेक्स्ट, पूरी जो रेवेन्यू है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है डायरेक्ट टैक्स के अंदर, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें आपकी आईजीएसटी, सीजीएसटी सारे प्रोविजन आपने पढ़े होंगे। सीजीएसटी, एसजीएसटी जब इंट्रा पे लगता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, उसका आधा हिस्सा। इंटर पे जो होता है, जो इंटर स्टेट सप्लाई पे लगता है, वो आईजीएसटी पूरा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। उसके बाद उसका बंटवारा किया जाता है। प्रीवियस ईयर इनकम और असेसमेंट ईयर का, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का क्या कोई यहां पर कंसेप्ट होता है डायरेक्ट टैक्स में? आंसर इज यस, लेकिन ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स में कहीं पर भी नहीं होता है। और ये इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के उसके नाम है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एमसीक्यू में भी पूछा गया था, आपको भी याद होगा, रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव। रिग्रेसिव वर्ड का मतलब ये होता है कि कहीं भी चेंज नहीं होता पर्सन टू पर्सन, और प्रोग्रेसिव वर्ड का मतलब होता है इनकम टैक्स के रेट और इनकम टैक्स बढ़ता जाता है अगर आपकी इनकम बढ़ रही है और कम होता जाता है अगर आपकी इनकम कम है। तो ये था आपका डिफरेंस क्वेश्चन। उसके बाद स्टेट टैक्स विच आर सब्स्यूम्ड इन जीएसटी। कई सारे बच्चे कहेंगे कि ये स्टेट टैक्स दिए हुए हैं जो कि सब्स्यूम्ड वर्ड का मतलब पुराने में थे लेकिन अब खत्म होकर सब जीएसटी लेके आए हैं, और ज्यादातर यही क्वेश्चन यहां पर दिया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, खाली स्टेट टैक्स ही नहीं, सेंट्रल लेवल के भी ऐसे टैक्सेस हैं जो आपके सब्स्यूम हुए जीएसटी, और उसके लिए मैंने अलग से नीचे लिख दिया है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये रहा। आपके एग्जाम में बार बार आ रहा है स्टेट टैक्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेंट्रल टैक्स नहीं आ सकता और बाकी सारे बच्चे से इग्नोर करके चले जाते हैं। तो स्टेट लेवल के जो टैक्सेस है वो ये रही आपके सामने लिस्ट, आप इसे पक्का पक्का पढ़ के जाएंगे। और सेंट्रल लेवल का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो वो भी मैंने यहां पर लिख दिया, एक्साइज, सीबीडी, सेंट्रल सिस्टम। तो ये सेंट्रल लेवल के टैक्स है जो पहले हुआ
करते थे, जीएसटी आने पर इसे सब्सिट्यूट मतलब खत्म कर दिया गया है, सभी जगह से नहीं, कुछ जगह से। और स्टेट टैक्स पहले ये लगाया जाता था, अब इनको मिक्स करके मतलब जीएसटी लगाया गया। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसने लिस्ट कौन सी पूछी है, स्टेट लेवल के टैक्सेस जो सब्सिट्यूट हुए हैं या सेंट्रल लेवल के टैक्सेस जो सब्सिट्यूट में, डिफरेंस आपको बिल्कुल सामने है कि अलग अलग लेवल के टैक्सेस है ये। और दूसरा, अगर उसने ये नहीं बोला कि स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल, सिर्फ ये पूछा है कि बताइए कौन कौन से टैक्स सब्सिट्यूट हुए हैं जीएसटी में, तो आप दोनों के आंसर्स लिख के आइएगा, आंसर थोड़ा बड़ा लिख के आइएगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, एनालाइज द बेसिक रीजन टू इंपोज टैक्सेशन एंड स्टेट द फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। जब ऐसे क्वेश्चन आए हैं, बच्चा पजल हो गया है कि मैं कैसे बताऊं रीजन कि क्या नाम है, कैसे क्यों लगाए गए हैं इनकम इनडायरेक्ट टैक्स, और फीचर्स क्या है अभी जो इनडायरेक्ट टैक्स चल रहा है। तो फीचर्स तो आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, फीचर्स में बता देता हूं। ये छोटा सा पैराग्राफ है कि क्यों लाया गया, मतलब ये 3 रीजन की वजह से लाया गया, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। अगर आप पढ़ के गए होंगे तो आप इसे पक्का पक्का लिख पाएंगे एग्जाम में, और अगर क्या नाम है पढ़ के नहीं गए होंगे तो बड़ी हो जाएगी परेशानी। तो उन्होंने कहा हर एक सिटीजन को फैसिलिटीज देने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है हमारी टैक्सेस से चलती है, टैक्स की रेवेन्यू से चलती है, टैक्स लगाएंगे तो क्या नाम है गवर्नमेंट जो हमारे रोड वगैरह बन रहे हैं हमें इन सबकी फैसिलिटी दी जाएगी। उसके बाद फाइनेंस करेंगे मल्टीपल गवर्नमेंट्स को, मतलब स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी, जितनी गवर्नमेंट के लेवल है सभी को फाइनेंस यहीं से मिलता है। और उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ, गवर्नमेंट जो है टैक्स पेयर्स की एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब बाहर से कोई हमला हो जाए, इन सभी रीजन की वजह से जो भी हमारे पास आर्म्स इम्यूनिटीज, जो भी हमारी आर्मी है, उन सभी को फंड्स हमारे ही टैक्स के पैसे से जाता है। तो ये इसके रीजन है। फीचर्स सभी बच्चे बहुत 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 ध्यान से पढ़ के जाए, फीचर्स काफी बार पूछे गए हैं कि बताइए इनडायरेक्ट टैक्स के क्या फीचर्स हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है, टैक्स लगता है गुड्स एंड सर्विस पे, बर्डन जो है शिफ्ट कर दिया जाता है, हेडिंग बना के लिखना, इन्फ्लेशनरी नेचर है, मतलब गुड्स का जो कॉस्ट है वो बढ़ा देता है, सोशल वेलफेयर में भी काम होता है, लेकिन हार्मफुल गुड्स को हटा दिया जाता है। वाइडर टैक्स बेस है, वाइडर टैक्स बेस वर्ड का मतलब है इनकम टैक्स के मुकाबले इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स है वो कम है, और कम होने की वजह से ज्यादा लोग कवर होते हैं इसमें। रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब ये है कि कैसा भी पर्सन हो, कैसा भी नेचर हो, आपके जीएसटी का रेट जो है सभी पे सेम रहेगा, कोई भी भेदभाव नहीं करता है। जबकि इनकम टैक्स अमीर व्यक्ति ज्यादा रेट और ज्यादा टैक्स लगाता है और गरीब व्यक्ति, लेकिन अगर जीएसटी देखो आप, रिक्शे वाला चला जाए, अंबानी चला जाए, कहीं पर भी कोई चीज अगर जीएसटी लग रही है तो दोनों के लिए सेम होगा। नो पिंच वर्ड का मतलब है सेलर को नहीं चुभता है ये, मतलब जो बर्डन है वो शिफ्ट कर देता है सेलर कंज्यूमर पे। और जीएसटी का मान लीजिए अगर आपके पास कोई सामान है 80 रुपए का और 20 रुपए का उस पर जीएसटी लग रहा है, तो कंज्यूमर से लिए जाएंगे 100 रुपए, 20 रुपए सेलर अपनी जेब से नहीं देके कंज्यूमर की जेब से निकाल के क्या नाम है गवर्नमेंट को जमा करा के आता है, तो कोई पिंच नहीं लगेगा। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, ये लेवी और कलेक्शन वर्ड का मतलब ये होता है कि बताइए अगर इंट्रास्टेट होगा तो कौन लेवी और कलेक्शन करेगा, तो लेवी और कलेक्शन करते हैं स्टेट लेवल की चीजें जिसपे सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होता है, और अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो फिर वो सेंट्रल लेवल की, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसे लेवी एंड कलेक्ट करती है, बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूशन करती है। अगर ये क्वेश्चन आता है मेरे हिसाब से इसमें ही बच्चे फंस जाएंगे लेवी एंड कलेक्शन पे। आंसर बिल्कुल आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, पक्का पक्का पढ़ के जाइएगा, बाहर से थ्योरी आने के चांसेस बहुत कम है, जो मैं बता रहा हूं उसी से। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी तो सारे बच्चे पढ़ के जाएंगे ही, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा आप जीएसटी पढ़ रहे हैं तो बताइए जीएसटी के क्या बेनिफिट्स हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और आंसर आपके सामने ये रहा, बिल्कुल छोटे फॉर्म में कि बेनिफिट्स क्या हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, बेनिफिट्स यहां पर लिखे हुए हैं इंडस्ट्री के लिए, और यहां पर बेनिफिट्स लिखे हुए हैं आपके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अलग अलग कैटेगरी है, बड़ा आंसर है, होपफुली एग्जाम में आ सकता है आपके, शायद लास्ट टाइम भी एग्जाम में आया था, ठीक है। और कंज्यूमर के लिए, सबके लिए यहां पर बेनिफिट्स है, तीनों के लिए पढ़ के जाइएगा, पक्का पक्का पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और टैक्स काउंसिल के बारे में आपका क्या कहना है, मतलब ये जो जीएसटी की टैक्स काउंसिल होती है ये किस तरीके से बनती है, कौन कौन लोग इसमें होते हैं। इसका आंसर काफी सारे बच्चों को नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने इसका आंसर यहां पर लिख दिया है, पक्का पक्का पढ़ के जाइएगा। अब इसके बाद कोई भी प्रैक्टिकल चैप्टर मत उठाइएगा, आप बस थ्योरी पढ़ के चले जाइएगा, जितना भी टाइम आपके पास बचा है, और 14 नंबर आपके उससे कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट, ये पहले ही हम क्या नाम है फीचर्स ऑफ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये एग्जाम में आया था, ये उनका सजेस्टेड आंसर है कि आप इस तरीके से हेडिंग लिख के, ऊपर ही पढ़ा चुका हूं आपको ये वाला पॉइंट, बस हेडिंग लिख के अच्छे से आपने आंसर लिख के आएंगे। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, अभी ऊपर क्वेश्चन बताया है कि ये बेनिफिट्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, बेनिफिट्स जो है इंडस्ट्री के लिए, बिजनेस के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यहां पर मैं बताता हूं आपको ये क्वेश्चन किस चीज का है, ये वाला क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन ये है कि बताइए क्यों लाया गया, डेफिशिएंसीज क्या थी इन अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स, वो क्या कमियां रही अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स वाले में जो कि जीएसटी लाया गया। तो पर्पस अगर आए तो वो तो ऊपर वाला आंसर लिखना है आपको कि आपको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए, गवर्नमेंट को फंड करने के लिए। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछ लेगा बताइए डेफिशिएंसीज क्या है, तो मैंने आपके सामने यहां पर रख दी है 1 2 3 4 और 5। इसे आप याद रखेंगे फटाफट से कि पुराने वाला जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था उसमें ये कमियां थी, इस आंसर को याद रखेंगे। और मेरे हिसाब से इसके बाहर आपसे थ्योरी नहीं पूछी जाएगी, देख लीजिएगा एग्जाम में, अगर किस्मत अच्छी रही। और थ्योरी के लिए अगर जो बच्चे तैयारी करके जाना चाहते हैं उनके लिए चार्ज कॉम्पोजिट, जैसे चार्ज एक चैप्टर है आपका, उसके अंदर आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को,
थ्योरी वर्ड का मतलब ये नहीं कि सब कुछ इनमें से ही आ जाएगा, चैप्टर के बीच में से भी आ सकता है। जैसे एक चैप्टर है आपका चार्ज, चार्ज के अंदर आपका कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई होता है, उसमें से डिफरेंस पूछ लिया जा सकता है आपसे। मैं लिख देता हूं फटाफट से, सारे बच्चे पढ़ के जाएंगे। कंपोजिट सप्लाई, और अभी तक तो पता ही होगा आपको कंपोजिट सप्लाई वर्सेस मिक्स सप्लाई अलग अलग क्या होता है। हो सकता है पूछ लिया जाए, थ्योरी क्वेश्चन में पूछे या कहीं और पूछ ले या कैसे भी पूछ ले। चार्ज में आप रिवर्स चार्ज भी पढ़ के जाएंगे, रिवर्स चार्ज और कंपोजिशन स्कीम किस किस को मिलती है, किस किस को नहीं मिलती। रजिस्ट्रेशन भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। सेक्शन 22 बताइए कौन से पर्सन को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, टर्नओवर बेस्ड और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी पूछा जा सकता है। आज तक ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आए हैं, लेकिन मेरी मान के बस आप इन टॉपिक्स को भी पढ़ के चली जाइएगा। प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज मत करिए कि सर इनके भी आंसर भेज दो, इनके आंसर आपके स्टडीमेट में इजीली अवेलेबल है कि सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किसके लिए है और सेक्शन 22 में 22 और 24 वाला आंसर मैं डाल दूंगा आपके लिए, तो मैसेज करने की जरूरत है। इसी पीडीएफ में जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कंपोजिशन और मिक्स सप्लाई में भी डिफरेंस में इसी पीडीएफ के अंदर डाल दूंगा। आने के चांसेस कम है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। बाकी रिवर्स चार्ज और कंपोजिशन स्कीम तो आपको पहले से ही पता होगा। तो ये थी मेरी साइड से थ्योरी। आई होप थ्योरी इसी में से आएगी और बाहर से नहीं आएगी। अब आता हूं मैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, और इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि बताइए 3 घंटे की एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या अपनानी है हमें। तो देखिए फटाफट से बताता हूं। जब भी 2 पेपर होते हैं आपको 3 घंटे की एग्जाम स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। साइड में मेरे एमटीपी है जिसको देख के मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है आपको। देखिए अगर पेपर मुश्किल आए या आसान आए, आपको एग्जाम स्ट्रेटेजी यही फॉलो करनी है 3 आवर्स वाली की। 3 आवर्स में क्या करना है हमको, देखो सर पहले क्या उठाएं, कोई कंपल्सन नहीं है पहले क्या उठाएं, क्योंकि सीए इंटर वाले बच्चों के पेपर में अलग अलग पेपर आता है, तो उसमें स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है कि पहले क्वेश्चन कौन सा करना है। आपके में क्लियर कट लिखा होता है कि जो एमसीक्यूज है वो कंपल्सरी, लेकिन सेक्शन बी में आपकी मर्जी के जो आपको अच्छे लगे उनमें से 7 में से जो आपके क्वेश्चन है उसमें से 5 करने हैं। अब जैसा मान के चलिए ये वाला क्वेश्चन आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए, तो जो सेकंड का ए और सेकंड का बी पार्ट होगा वो मेरे हिसाब से छोटा क्वेश्चन होगा। सैलरी अगर आपको बड़ा लगे तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद और कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं, थर्ड भी आप पहले उठा सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी वगैरह के लिए। और अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करूंगा, थ्योरी पढ़ के आया हूं, तो पहले ही थ्योरी मत लिखने लगी है। हाँ पहले थ्योरी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कहीं भूल ना गए हो तो कुछ बहुत सारे पेजेस छोड़ के बाद में थ्योरी का क्वेश्चन लिख दीजिएगा। सबसे पहले पेज पे अगर आप थ्योरी करते हैं इस डर में कि सर मैं भूल ना जाऊं, इसलिए तो आपकी बात तो सही है, लेकिन ये बहुत ही नेगेटिव एग्जामिनेशन जो पेपर चेक करेगा बहुत नेगेटिव इमेज छोड़ देगा आपकी कि पूरे प्रैक्टिकल पेपर में से बच्चे ने चुना है 6 नंबर का क्वेश्चन जो कि थ्योरी क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन काफी सारे 10 12 15 पेज छोड़ने के बाद आप इसको करिएगा अगर आपको ये डर है कि कहीं आप भूल ना जाएं। उसके बाद 7th क्वेश्चन जो आपका वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई, सबके क्वेश्चन के आंसर मैं दे चुका हूं, तो इसमें कोई भी ऐसी डरने वाली बात या कोई भी स्पेशल स्ट्रेटेजी 3 घंटे की फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हां मैं कुछ बातें आपसे डिस्कस कर लेना चाहता हूं कि क्या इसके एमसीक्यू शुरुआत में करने चाहिए या एंड में करने चाहिए। तो मेरा क्या जवाब है, पेपर आपका शुरू होगा 2 बजे। एक कसम खा लेंगे आपकी सर 5 बजे से पहले बाहर नहीं आना है, तो मैं आपको साइन करके दे सकता हूं कि आप फेल नहीं होंगे अगर आप 5 बजे तक लिखते रहेंगे तो 2 बजे से। अब क्या सर कुछ भी लिख दे, तो ये तो मतलब समझ रहे हो कैसी वाली बात है। 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक आप सिर्फ और सिर्फ करेंगे सेक्शन बी। थ्योरी को जीएसटी को हाथ ही नहीं लगाएंगे, जीएसटी कह रहा हूं मैं, आपके सेक्शन ए को आप हाथ नहीं लगाएंगे। कारण क्या है उसका कि अगर आपको मान लीजिए 15 में से 7 एमसीक्यूज आते हैं, 8 नहीं आते, 10 आते हैं, 5 नहीं आते, तो आपका नेगेटिव माइंडसेट बन जाएगा। मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, दूसरी चीज एमसीक्यू की कोई एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देनी है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कई सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर एमसीक्यू को क्या एक्सप्लेन करके या कुछ सॉल्व करके दिखाना है, आंसर इज नो। वर्किंग नोट बना सकते हो अगर आपकी मर्जी है तो, अदरवाइज कंपल्शन कोई नहीं है। तो सेक्शन बी आपको मतलब क्वेश्चन आंसर जो आप पढ़ के गए हैं चैप्टर के वो सारे सॉल्व करिएगा। जैसे ही आधा समय, घड़ी सब लेके जाएंगे, जैसे ही आधा समय समाप्त हो जाएगा तो 3:30 से लेके मैं आपको देता हूं इसके लिए 25 मिनट, मतलब थ्योरी जो एमसीक्यूज है उसके लिए मैं आपको दे रहा हूं 25 मिनट। इससे ज्यादा मत लगाइएगा, आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा। तो 3:55 तक जो है अगर कोई सॉल्व करने वाला भी, हालांकि 25 मिनट भी मैंने बहुत ज्यादा दे दिए, 20 मिनट के अंदर आप एमसीक्यूज कर पाएंगे, पर अगर कोई सॉल्यूशन वाला आ जाए तो कोई अलग बात है। 25 मिनट मैक्सिमम टाइम है जो कि आपको देना है किसमें, एमसीक्यूज में। और उसके बाद जब आप पेपर दोबारा से स्टार्ट करेंगे 3:55 से, फिर उसके बाद आखिरी टाइम तक सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, छोड़ के नहीं आना है। पूरा पेपर भी अगर मान लीजिए खत्म हो जाए तो उसमें अच्छी तरीके से पर्टिकुलर्स वगैरह बना के आने हैं। टाइम वेस्ट पेपर में बिल्कुल भी नहीं करना है। पेपर थोड़ा सा लेंदी लग सकता है आपको, जब आप पेपर सॉल्व करने बैठेंगे तो पेपर को कोशिश करेगा थोड़ी सी स्टार्टिंग से ही स्पीड मेंटेन करके चलेगा। इस पेपर के दौरान मैंने आपको सब कुछ दिया, थ्योरी, प्रैक्टिकल, सुपर 40, उसके सॉल्यूशन सब कुछ दिया। मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स अच्छे शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे बता दीजिएगा। आपको ऑब्वियसली कॉस्ट की स्ट्रेटेजी
चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ क्या आपको कुछ और भी चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कॉस्ट के पेपर में भी बहुत सारी चीजें मैं लेके आऊंगा। आज भी मिलूंगा मैं आपके सेंटर पे और बच्चों से पूछूंगा कि आज का पेपर कैसा गया। तो अगर आप उसी सेंटर पे रहते हैं तो पक्का पक्का उससे मिलके जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कॉस्ट के पेपर की स्ट्रेटेजी के साथ।